भाई और बहनों, तो आज हम पहुंच चुके हैं नरेटिव की भारत टॉक्स विद आरुषि के चौथे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रिचेस्ट सेक्शन पर, जो कि है आयुर्वेद। पर इससे पहले हम लोग हमारे आज के टॉपिक के ऊपर बढ़े, आज की एकादशी की कहानी सुन लेते हैं। आज की एकादशी है मार्गशीर्ष एकादशी। मार्गशीर्ष एकादशी हिंदू कैलेंडर के 9वें महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे हम लोग मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, यानी मोक्षदा का मतलब हुआ मुक्ति देने वाली। तो ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। और हम तो जानते ही हैं कि गीता पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए भी इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आयुर्वेद के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। आयुर्वेद का मतलब होता है शरीर को स्वस्थ रखने वाले विज्ञान, जिसे हम आज के दिनों में मेडिकल साइंस के नाम से जानते हैं। आजकल के लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ हर्बल दवाइयों वाला विज्ञान, पर सच तो ये है कि भारत में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के पीछे भी आयुर्वेद का ही हाथ है। पारा यानी मर्क्यूरी के अलावा सोना, चांदी, तांबे और लोहे के बेसिस से दवाइयाँ तैयार करने की विद्या भी हमारे आयुर्वेद में ही है, जो कि 2500 सालों से हमारे भारत में चली आ रही है। भारत में आयुर्वेद के हमें 3 तरह की ब्रांचेस दिखाई देती है। पहली है काया चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, दूसरी है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, और तीसरी है कौमार भृत्या यानी कि पीडियाट्रिक्स। भारत में वैदिक एरा से ही मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा अरेंज था। हम लोग जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे 64 टाइप्स ऑफ मेडिसिन के बारे में पता चलता है। जब हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं तो वहाँ हमें ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में जानने को मिलता है। और आज जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं वो एक अथर्ववेद का ही उपवेद है। अथर्ववेद में कृमियों यानी कि वर्म्स और उनसे होने वाली बीमारियों का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, और केमिकल कंपोजिशन से दवाइयाँ बनाने का वर्णन भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। वेदों में अश्विनी कुमारों के नाम से 2 जुड़वा भाइयों का भी वर्णन होता है। इनका वर्णन चिकित्सकों के रूप में होता है। फन फैक्ट, ऋग्वेद में ही अकेले 398 टाइम्स अश्विनी कुमारों का वर्णन आता है। और आप सभी च्यवनप्राश को तो जानते ही होंगे, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि अश्विनी कुमारों ने ही चौहान नाम के एक ऋषि के लिए ये दवा बनाई थी, जिसे आज हम लोग च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। 7000 साल बाद भी च्यवनप्राश भारत में से एक्सपोर्ट होने वाली सभी दवाइयों में से नंबर 1 है। दोनों अश्विनी कुमारों में से एक ने काया चिकित्सा यानी कि मेडिसिन को अपना स्पेशलाइजेशन बनाया, और दूसरे ने शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी को अपना स्पेशलाइजेशन बनाया। वैदिक एरा में इन्होंने ही विश्वपाला नाम की एक फीमेल के टूटे हुए पैरों की जगह लोहे का पैर लगाया था, और पूषा के टूटे हुए दांत की जगह एक नया दांत लगाया था। चलिए अब बात करते हैं धन्वंतरी की। जी हाँ, वही धन्वंतरी जिसे हम लोग दिवाली के पहले दिन को पूजते हैं। धन्वंतरी ने आयुर्वेद को सिस्टमैटिकली अरेंज किया, और इसीलिए उन्हें देवता माना जाता है। इन्होंने अश्विनी कुमारों से ही विद्या प्राप्त की। इन्होंने मेडिकल साइंस को 8 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम लोग आज अष्टांग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, फार्मास्यूटिकल साइंस, साइकाइट्री, टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और शालाक्य का वर्णन देखते हैं। धन्वंतरी ने धानवंतर संप्रदाय यानी कि धन्वंतरी स्कूल ऑफ आयुर्वेद को भी चलाया, जिसका मेन एरिया था सर्जरी। 70 ऋषियों में से एक अत्रि के वंशज पुनर्वसु आत्रेय ने आयुर्वेद को एक साइंस के रूप में एस्टैब्लिश किया। इन्होंने आत्रेय संप्रदाय यानी कि आत्रेय स्कूल ऑफ आयुर्वेद शुरू किया, जिसका मेन एरिया था मेडिसिन। कश्यप ऋषि ने पीडियाट्रिक्स का स्कूल शुरू किया। इन्होंने कश्यप संहिता भी लिखा, जिसमें बच्चों को होने वाली बीमारियों के साथ साथ उनके इलाज के लिए मेडिसिन और सर्जरी के तरीके भी डेवलप हुए। आज हम सभी ने बच्चों को चलने में मदद करने के लिए 3 पहियों की लकड़ी की गाड़ी देखी होगी। इसे भी कश्यप ऋषि ने ही इन्वेंट किया था हजारों साल पहले। धन्वंतरी के एक शिष्य थे सुश्रुत, जिन्होंने सर्जरी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है। आज से लगभग 2700 साल पहले यानी कि 7th सेंचुरी BC में इन्होंने कैटरैक्ट, हर्निया, किडनी स्टोन और इंटेस्टाइन्स की सर्जरी शुरू की। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे भी ठीक करते थे। इसके अलावा उन्होंने एनेस्थेशिया, स्टिचिंग और सर्जन डिलीवरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा है। ऑटोप्सी का भी इन्वेंशन इन्होंने ही किया है।
इन्होंने लिखा गया ग्रंथ सुश्रुत संहिता पूरी दुनिया में सबसे पहली एक सिस्टमैटिक ट्रीटीज है। आज इन्हें पूरी दुनिया में द फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। चरक आत्रेय के शिष्य थे। इन्होंने भी मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इन्होंने एनाटॉमी और फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन पर भी काम किया है। लगभग 2500 साल पहले इन्होंने चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने मेडिकल साइंस की 8 ब्रांचेस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा है। चरक संहिता अभी भी आयुर्वेद की एक मेन टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर्स, पेशेंट्स और नर्सेस के रिलेशंस के बारे में भी डिटेल में बताया है। जो डॉक्टर्स प्लेज लेते हैं वो भी इन्होंने ही शुरू की थी। प्लांट बेस्ड के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन की दवाइयाँ और उन्हें यूज़ करने के तरीकों के बारे में भी इन्होंने डिटेल में लिखा है। वाघभट्ट बौद्ध भिक्षु अविलोकितेश्वर के शिष्य थे। इन्होंने अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इसमें उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बिहेवियर, पॉइजन, डिजीज पैदा होने के कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बताया। इसके साथ साथ इन्होंने फीवर, स्किन डिजीजेस, साइकेट्री और ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिटेल में लिखा है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय इन्हें बृहत त्रयी के नाम से जाना जाता है, यानी कि द 3 मेजर टेक्स्ट विद ग्रेटनेस, या फिर 3 महान बड़े ग्रंथ। पतंजलि ने योग सूत्र में फिजिकली और मेंटली फिट रहकर बीमारियों को दूर रखने का एक बेहतर तरीका बताया है। योगा, प्राणायाम और ध्यान, ये इस योग के कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। आज तो योगा को पूरी दुनिया अपना रही है और 21 जून को तो इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर कर दिया है। नो वंडर आज भारत का जो आयुर्वेद है वो पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। ये सभी बातें आपको थोड़ी बोरिंग ज़रूर लग सकती है, क्योंकि हमारा डोपामाइन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और अटेंशन स्पैन कम। पर भारतीय जनता का इन बातों को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, है ना। हमारे पास अनगिनत नॉलेज है और नरेटिव इस वीडियो सीरीज के थ्रू बस वो नॉलेज को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके आप सभी के साथ शेयर कर रहा है। साथ ही साथ जो आयुर्वेद है वो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हमने उसे 2 भाग में डिवाइड किया है। आज का वीडियो हमारा पहला भाग था और दूसरे भाग के बाद हम बात करेंगे भारत के पौराणिक एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। जी हाँ, गुरुकुल सिस्टम के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के एंड पार्ट पे, खुद के ऊपर चर्चा। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज गीता जयंती है, तो क्यों ना आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ही बात करें। जब हम गीता कहते हैं तो जो पहली चीज हमारे मन में आती है वो होता है धर्म। तो धर्म क्या है, और हमें ये भी पता है कि धर्म निभाने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर हम धर्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है राइटियसनेस, जो कि सही है। हाँ, जो सही है उसी का मतलब धर्म होता है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि धर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम सालों तक डिस्कस कर सकते हैं और वो कभी खत्म ही ना हो। तो ये धर्म की का मतलब भी है। तो हम सभी के लिए धर्म की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, पर ऐसा माना जाता है कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। तो अपना कर्म ऑनेस्टी से निभाओ और वही आपका धर्म होगा। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में भी हमें धर्म का बहुत बार यूज होता है, जैसे कि जो सही है उसे करना, सही संगति को चूज करना, उसके बाद में अपने लॉजिकल माइंड से सोचना और बहुत कुछ। तो अपने धर्म को समझो, अपनी धर्म का एम निकालो, अपने एम को समझो और इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से मिलूंगी अगले महीने। तब तक अपने और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।